Starting with stability constant. Stability constant बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं के स्टैब। ठीक है, इट्स एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्टैब। अच्छा, पहले तो तुम लोगों को याद दिलाओ, हमने बहुत सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएस और ए2 के अंदर पढ़े हुए हैं, केसी, केपी, केडब्ल्यू, केए, केएसपी, ठीक है, केपीसी, अब ये आखिरी है के स्टैब। ये आपको दो कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान स्टेबिलिटी बताता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल अभी हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा था, एग्जांपल CuH2O 6 2+ को जब हमने 4 क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया था तो ये बना था CuCl4 2- प्लस 6H2O प्लस 6H2O। ठीक है, अब हाउ डू यू राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ के स्टैब? वो ही पूरा सिस्टम केसी से लेके जो पढ़ते आ रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, सेम वही है। ठीक है, बस अब आप देखें, जब आप इसका के स्टैब कैलकुलेट करेंगे, स्टैब, तो इसमें बस दो चीजें याद रखना। एक स्क्वायर ब्रैकेट दो जगह पे है ना, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट है कॉम्प्लेक्स का और एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमें कहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अब जो मैं यहाँ पर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और वो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा। अब देखिए मैंने 2- जो है ना वो Cl के ऊपर लिख दिया, 2-, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन, अच्छा आप कहेंगे सर वाटर क्यों नहीं लिखा? वाटर भी नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, इसमें वाटर शो नहीं करते आप। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, 2+। अब देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट उसका हटा दिया कॉम्प्लेक्स का, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- की पावर 4। ठीक है, ये सिलेबस में मुझे कहा हुआ है कि आप स्क्वायर इसका हटा दें वाटर की कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन चेंज थोड़ी होती है, वो तो फिक्स्ड होती है 1, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू होती है 1। तो वाटर की कंसंट्रेशन लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो के स्टैब का एक्सप्रेशन सिंपली है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड्स, ये रेज़ टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा जरा बताना? इसका यूनिट वही जैसे हमने के में निकाला था, ऊपर आएगा मोल पर डीएम क्यूब, नीचे आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब की पावर 4। कैंसिल हो जाएंगे, मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 1 मोल 4 डीएम -12, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल -4 डीएम 12। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया आप लोगों का एक्सप्रेशन? देखो इसमें दो बातें, water is not included in expression of Kc, okay, step। ठीक है, एक तो ये किया हुआ है और दूसरा मैंने आपसे कहा, क्या कहा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर रिमूव्ड, ऑफ कॉम्प्लेक्स आर रिमूव्ड। ये बस इसलिए करते हैं ताकि फिर बिल्कुल ही यानी एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है, कोई खास वजह नहीं है। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊं, सिलेबस में आप ये पढ़ लें इन्होंने
केस स्टैप की कैलकुलेशन के लिए ये बात हमें लिख दी है। केस स्टैप देखो इन्होंने यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो। अटक गया भाई ये इसका सेकंड पॉइंट के स्टैप का पढ़िएगा। रुक जाए अभी सर, अभी यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है। ये सेकंड पॉइंट पढ़े, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ के स्टैप ऑफ कॉम्प्लेक्स वाटर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा अभी जरा दो बातें बता देते हैं। केस स्टैप की वैल्यू आपको क्या बताती है, फिर इसकी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी कराता हूँ। केस स्टैप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर होगी तो इसके दो मतलब हैं। एक, द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ना वो यानी ये फॉरवर्ड शिफ्टेड है ना, राइट शिफ्टेड है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स। तो जो आपको मैं कहता ना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा कैसे पता चलेगा, तो केस स्टैप निकाल के पता चलेगा। सो जितना द लार्जर द केस स्टैप मींस द लार्जर द केस स्टैप, केस स्टैप ठीक है, comma the more stable the product complex, the more stable the product complex compared to the reactant complex. Compared to the reactant complex. ठीक है, the larger the case step, the more stable the product complex compared to the reactant complex. ये समझ में आ गया। और इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम shifted towards right. अच्छा अब इसके केस स्टैप के ना कुछ बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जरा दो तीन एग्जांपल्स करा दूं। देखो अब फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने जो मैंने आपको बताया था कि अमोनिया वाला जो रिएक्शन है, अब आपको ऐसा लगता है कि शायद ये अमोनिया सारे चारों एक साथ हट जाते हैं, लेकिन ये एक एक करके रिमूव होते हैं। ठीक है, अब जरा एक्सप्लेनिंग, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपको हमने ये कहा था पहले, अब ये थोड़ा सा जरा रिगरस काम है, आपको लिखना काफी पड़ेगा लेकिन ये जरूरी है। देखो इसमें अक्सर ना इक्विलिब्रियम को ना के स्टैप की जगह के ई क्यू, कोई भी इक्विलिब्रियम होता है ना तो अक्सर एग्जामिनर क्या करता है उसका के सी या के पी या के डब्ल्यू लिखने जाए लिख देता है के ई क्यू। के ई क्यू का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, के ई क्यू तो वो जनरल वर्ड है, के ई क्यू। सारे के का जो जनरल एक्सप्रेशन है ना उसका हम कहते हैं के ई क्यू, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास वाटर है 6, जब आप इसमें अमोनिया ऐड करते हैं ना तो इसके अंदर होता क्या है, पहले एक अमोनिया एक वाटर को हटाता है और ये बन जाता है CuH2O5, एक NH3 आके लगता है प्लस एक वाटर हटता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास है, इसको हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम 1, EQ1। ये पहली इक्वेशन है, इसको हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम 1। अब ये सिलसिला कब तक चलता है, इसको हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम नंबर 1। ये कब तक चलेगा, जब तक चारों एक एक करके ना हट जाएं। तो अब देखिए मैं तो जरा कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इसको यहाँ पर 2 इक्विलिब्रियम 3 एंड अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम 4 आ जाएगा, रुक जाएगा। देखें इक्विलिब्रियम 2 ये 1 है,
फिर इक्विलिब्रियम 2 के अंदर क्या होगा, इधर 5 थे ना और NH3, CuH2O 5 NH3, एक NH3 था। फिर इसको जब तुम एक और NH3 से कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और उधर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इक्वल 2 हो गया। फिर अगला वाला क्या होगा, CuH2O कोई H2O 4 NH3 2। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 3 और वो भी क्या हो जाएगा 3। ये हो गया इक्विलिब्रियम नंबर 3। और इक्विलिब्रियम नंबर 4 क्या होगा, इक्विलिब्रियम 3। और इक्विलिब्रियम 4 में चौथा भी हट जाएगा। समझ आता जा रहा है ना, हर स्टेप में क्या हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन हटता, एक एक वाटर हटता जा रहा है, एक एक अमोनिया आता जा रहा है। सो चौथे इक्विलिब्रियम तक जो है ना वो 4। ठीक है, ये लिख रहे हैं ना आप लोग। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं वो, बिल्कुल लगाएं जी, बिल्कुल लगाएं, चार्ज भी लगाएं। नहीं नहीं, चार्ज तो सब में होगा क्योंकि इसमें लैगेंड तो न्यूट्रल है ना, दोनों चार्ज इसमें सब में है। स्क्वायर ब्रैकेट भी है और वो भी है। तो हर एक के अंदर एक वाटर आता जा रहा है और एक बेटे क्या खा पी रहे हो तुम, हैं पूरे जमाने को आवाज आ रही है 2+। ठीक है, और चौथे में आखिरी ये वाटर आप रिप्लेस करके दिखा देंगे। तो मैंने आपसे कहा जरा रेपिटेटिव काम है लेकिन एक दफा करना जरूरी है। लास्ट वाले में हमने क्या किया कि इसको कर दिया, ठीक है, ये हो गया H2O 3 था ना, यहाँ हो जाएगा 2 4, बस यहाँ पर ये खत्म हो जाता है 2 4 और ये इक्विलिब्रियम नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखें, मैं आपको बताता हूं, अब आप के स्टेप 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट के स्टेप 1, के स्टेप 1 का मतलब है पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का के स्टेप, वही एक्सप्रेशन लिखोगे तुम। के स्टेप 1 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा उसके अंदर, Cu, इसके अंदर 5 वाटर 1 अमोनिया। ठीक है, 5 वाटर 1 अमोनिया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर जो है वो 6 के 6 वाटर थे। ठीक है, 2+। मैंने आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स का हटा दिया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ कंसंट्रेशन का छोड़ दिया मैंने। और कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, NH3 कितने थे, एक ही था, एक ही NH3। ठीक है, ये आपका होगा के स्टेप 1। और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब तुम के स्टेप 1 कैलकुलेट करोगे तो ग्रेटर देन 1 होगी। इसी तरह तुम क्या करोगे, के स्टेप 2, के स्टेप 3, के स्टेप 4 चारों निकालोगे। सिमिलरली कैलकुलेट चारों। सो सिमिलरली, अब मैं सबका नहीं लिख रहा, कैलकुलेट ये के स्टेप 2 कॉमा के स्टेप 3, ठीक है, एंड के स्टेप 4, के स्टेप 4 सारे जो होंगे ऑल विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑल विल बी ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि सारे ग्रेटर देन 1 है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर स्टेप में जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है पिछले वाले से। ठीक है, पिछले वाले से।
अच्छा ये किसके अंदर ना एक बड़ा ट्रिकी केस आता है, वो इसके बाद में आपको बताता हूँ। तो अगर अच्छा ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं, अगर केस टैब से 1 की वैल्यू है 18,000, केस टैब 2 की वैल्यू है 16,500, केस टैब 3 की वैल्यू है 14,000, केस टैब 4 की वैल्यू है 10,000। मिसाल दे रहा हूँ, इससे क्या मतलब समझ में आएगा तुम लोगों को? एक से कौन बोल रहा है? मैं यानी सबसे बड़ा केस टैब 1 है, फिर उसके बाद केस टैब 2 है, फिर उससे केस टैब 3 है, केस टैब 4 है। तो मैंने वैल्यू बताई, ऐसी रफली वैल्यू बता दी कि मैंने कहा 18,000 वो है, 60,500 वो है, 15,000, 13,000, कोई भी वैल्यू ले ले, बट वो छोटा होता जा रहा है। तो अब आप क्या कंक्लूड करेंगे? लेस स्टेबल हो रहा है। 3 तक स्टेबल है, क्यों? मैक्सिमम स्टेबल है। अच्छा थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम स्टेबल है? किससे ज्यादा? देखिए मैं कह रहा हूं, जब आपने केस से 1 निकाला, एक सेकेंड, आपने जब केस से 1 निकाला तो उसकी वैल्यू आई 18,000, ठीक है। जब आपने केस टैब 2 निकाला तो उसकी वैल्यू आई 16,500। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, जब आपने केस टैब 3 निकाला तो उसकी वैल्यू उससे कम आई, 15,000 आई, और फिर आपने केस टैब 4 निकाला तो उससे कम आ गई, से 13,000 आ गई। तो आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे? बन कम रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि स्टेबिलिटी कम होती जा रही है? पहले स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम 2 में स्टेबिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है तो फिर केस टैब क्यों कम हो रहा है? क्या? हाँ, इसका मतलब, हाँ तो या राइट, इसका मतलब आप क्या कह रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है? नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपका केस टैब की वैल्यू छोटी होती जाए ना, देखिए पहले तो इसको इसको जरा समझिएगा, ये जरा एक टेक्निकल सी बात होती है, लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इफ ये केस टैब 1 फिर केस छोटा है, केस टैब और केस टैब 4 उससे भी छोटा है, लेकिन सारे 1 से बड़े हैं, बट ऑल आर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि स्टेबिलिटी कम हो गई है, आप ये कहेंगे कि स्टेबिलिटी के बढ़ने का जो रेट है वो कम हो गया है। ठीक है, स्टेबिलिटी कम नहीं हुई है, स्टेबिलिटी अभी भी बढ़ रही है, बट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही जितने पहले स्टेप में आई थी। अच्छा, इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैं लोगों को ये देता हूं, इसको समझाने के लिए ना, स्टेबिलिटी देखो, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये ग्रेटर देन 1 है ना, फिर इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो सारे ग्रेटर देन 1 है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टेबिलिटी कम हो रही है, स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी बढ़ी है वो स्टेप नंबर 1 में बढ़ रही है, फिर उससे सेट नंबर 3 में बढ़ी है, फिर उससे कम स्टेबिलिटी सेट नंबर 4 में बढ़ी है। ठीक है, एग्जैक्टली डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो जस्ट टू गिव यू अ डेली लाइफ एग्जांपल, एक एनालॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि सपोज करो कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी लड़के ने कहा यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल इसको प्रॉफिट हुआ सपोज 1 लाख रुपए का, तो ही इज मोर स्टेबल बाय 1 लाख रुपीज। अगले साल इसको प्रॉफिट हुआ 70,000 रुपए का, तो अब ये यही नहीं कहेगा कि मेरी स्टेबिलिटी कम हो गई है, तो स्टेबिलिटी तो इसकी बढ़ी रही है ना, पहले 1 लाख आया, अब 1,70,000 रुपए इसके पास जमा हो गए हैं, लेकिन पहले साल के मुकाबले में कम बढ़ी है। तो एक्चुअली आप ये नहीं कहेंगे मुझे सेकंड ईयर में लॉस हो गया, आप कहेंगे हाँ सर मुझे लेस प्रॉफिट हुआ है, जिसको लॉस, एग्जैक्टली। तो स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, बट उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। सो अभी भी अच्छा, इस गलत
इसका जो गलत कंक्लूजन लोग निकालते हैं ना, मैंने सबसे गलत कंक्लूजन देखा, लोग कहते हैं सर स्टेबिलिटी कम हो रही है। वेरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दैट आई हर्ड, स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही। इसके अंदर क्या हो रहा है, द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग बट द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, तो ये इस तरह से आप देखें तो हम ये कहेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीजिंग को रेट का वर्ड मैं ऐसे यूज नहीं करा, रेट जो होता है ना वो रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो मैं इसलिए रेट का वर्ड यूज नहीं करा। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस but the increase in stability decreases। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर मुझे कहा जाए यूजिंग देम, यूज के स्टेप 1, के स्टेप 2, के स्टेप 3, के स्टेप 4 टू कैलकुलेट द के स्टेप ऑफ द नेट रिएक्शन। अब देखो हमें कहा जाए, क्वेश्चन है यूज के स्टेप 1, के स्टेप 2 and K step 4 to calculate K step of। सर अब ये मैंने चारों को अगर कंबाइन करके बजाय एक एक स्टेप करके लिखूं, मैंने अगर यहां पर इनको कंबाइन करके लिख दिया ऑफ 4 अमोनिया CuNH3 4 वाटर 2 प्लस 4 वाटर। ठीक है, इसका केस स्टेप निकालना है मुझे। सर ये चारों का कंबाइन हो गया ना, बस वही। तो पहले हमने एक 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 करके हम चारों इकट्ठे दिखा दिए, अब इसका केस स्टेप निकालना है तो कैसे निकालूंगा, उनको यूज करके केस स्टेप 1, केस स्टेप 2, केस स्टेप 3, केस स्टेप 4 को यूज करके समझो नेट रिएक्शन का केस स्टेप निकालना है आपको। तो सर इसका तरीकाकार सीख लो। अक्सर गलती बच्चे करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका जो केस स्टेप निकलेगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल के स्टेप 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय के स्टेप 2 मल्टीप्लाइड बाय के स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाय के स्टेप 4। नेट इक्वेशन यही है ना बेटे, ये नेट ही तो है, वो ये ना 4 आप ऐड कर लें उनको यही आएगी। ठीक है, नेट इक्वेशन ही है। तो जब भी आपको स्टेप्स दिए हुए हों और उनको ऐड करके आप एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, तो उसका जब फाइनल का केस स्टेप निकालते हैं ना, तो ऐड नहीं करते। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, केस स्टेप मल्टीप्लाई होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक पास्ट पेपर का सवाल करेंगे हम, अभी करेंगे, उसके बाद फिर बस ऑलमोस्ट ये हो गया पूरा हमारा ट्रांजिशन का चैप्टर एंड सब सिलेबस इंशाल्लाह। जी जी, बस ये इसका एक सवाल एक दो कराने हैं, इसके सवाल काफी ट्रिकी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पास पेपर से आपको अभी जरा इसका दिखा रहा हूँ, देखते हैं। ये पहले समझ आया तुम लोगों को, ये आ गया? चलें देखें। अच्छा, हमें एक ये पास पेपर से मैंने एग्जांपल लिया है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ इनकी। नहीं, एक इसका केस स्टार मुझे गिवन है। ठीक है, एक मिनट में जरा इसको कॉपी कर लूँ, क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। दे रहा हूँ, सब्र करो, यही बता रहा हूँ कैसे आएगा, फिक्र नहीं करो।
चलिए देखें इसको। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। चलो गाइस देखें, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा हुआ है कि आपको ऊपर वाले दो इक्वेशन को यूज करके दो इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2, और आपको उन दोनों को यूज करके निकालना है इक्विलिब्रियम 3 का के निकालना है, के ऑफ इक्विलिब्रियम 3। ठीक है, पहले आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऊपर वाले दोनों का तीसरे से रिलेशनशिप क्या है, फिर ही आप निकाल सकते हैं। अच्छा, फॉर स्टार्टर्स देखें, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो ओरली कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे आप लोगों को गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मसला है यार। अच्छा, आप इसके अंदर देखें कि अच्छा, मैं चलें फिर, ये डिस्प्ले आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, आप लोग अगर ये इक्वेशन देखें तो पहले वाली इक्वेशन को हमने रिवर्स करके, गाइस पहले वाली इक्वेशन को हमने रिवर्स करके दूसरी में ऐड किया तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन 3 आई। तो कैसे आई मैं आपको दिखा देता हूं। पहले वाली इक्वेशन को मैंने जरा रिवर्स करके लिखा, तो देखें पहले वाली इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी। पहले वाली इक्वेशन है क्या, उसमें कॉपर और अमोनिया रिएक्टेंट साइड पे और उसका जो कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट साइड पे, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, मैं अच्छा ये एग्जाम में तो मैं करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भी इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको रिवर्स करके इस इक्वेशन को यूं लिख दिया। ठीक है, हमने एएस में क्या लर्न किया था, जब आप किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या होता है। जब आप किसी इक्वेशन को रिवर्स करके उल्टा करके लिखते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, वो होगा 1/k स्टार, 1/k स्टार हो गया। सेकंड वाली इक्वेशन को आप एज इट इज लिख दें, उसको रिवर्स ना करें। अच्छा, रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप गौर से इक्वेशन को देखें, आपको रीजन निकल आएगा वहीं से, मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब इन्होंने जैसे इन्होंने कहा ना सर, क्यों भाई लोग मुझसे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला पहले वाली को रिवर्स करना है और दूसरी वाली को उसी फॉर्म में लिखना है। सर मैंने जो फाइनल इक्वेशन है ना उसको देखा है, फाइनल इक्वेशन के अंदर देख रहे हो जो प्रोडक्ट है, वो जो रिएक्टेंट है फाइनल इक्वेशन में, वो पहली वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट है। बेटा अभी इधर सुन लो, अभी तुम करो, अभी मैं समझा रहा हूँ तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। ये जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट है वो पहले वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक और बात, फाइनल इक्वेशन ये वाला जो आपके पास पहली इक्वेशन का जो रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट, वो मेरी फाइनल इक्वेशन का प्रोडक्ट साइड में अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि इसको रिवर्स करके लिया होगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड पे है और पहली इक्वेशन का जो रिएक्टेंट है वो इसके प्रोडक्ट साइड पे है। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं ना, हो सकता है कि मुझे गलत लग रहा हो, हम इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, जिस तरह दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जरा दोनों को ऐड करें तो इसका कॉपर और कॉपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ, तो ये बच जाएगा Cu NH3 4 Cu2 प्लस 2En माइनस, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड में ऐड कर लें, और क्या बचेगा CuEn2 प्लस 4NH3। यही आ गया दोनों को ऐड करके, और ये वही इक्वेशन है जो ऊपर दी हुई है इक्विलिब्रियम 3 में। नहीं, ईएन कोई सा भी लैग नहीं है, ये ईथन डायोएट है जो मैंने आपको बायडेंटेट के अंदर बनाया था, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ईएन, ये आपको ये तो क्वेश्चन का एक मैंने पार्ट लिया है ना, इसके पहले वाले पार्ट में बताया हुआ व्हाट इज ईएन, तो अभी तो फिलहाल मैं इस पार्ट को सॉल्व करवा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा हुआ है, अब तुम्हें एग्जाम के करने की जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट लुक एट इट। देखो एग्जाम में क्या करोगे, पहले वाली क्वेश्चन देखोगे तो तुम खुद ही इंटरप्रेट कर लोगे कि यार इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा
तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इसकी रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा और कॉपर कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, तो मैं इसके बस करूंगा। तो आप खुद ही इंटरप्रेट कर लेंगे। अब आंसर कैसे निकालोगे? तो तुम्हारा जो K इक्विलिब्रियम 3 है वो इन दोनों को ऐड करके है ना। अच्छा, इसका K स्टेप क्या होगा? इसका होगा K स्टेप 2, इसका तो होगा K स्टेप 2। तो इन दोनों को ऐड करके आया है ना, तो इसका जो K स्टेप निकलेगा वो 1/K स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/K स्टेप 2। तो जो इक्विलिब्रियम 3 कैलकुलेट होगा जी, K equilibrium 3 is 1/K star multiplied by K star 2. So which is 1/1.2 into 10 power 13 multiplied by 5.3 into 10 power 90. Get it? क्या आंसर आ रहा है इससे? 4.42 into 10 power 6 यूनिट उसका देख लीजिएगा। समझ में आ गया ये? चलो